की आज की हमारी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे समास। तो आज का हमारा जो शीर्षक है वो है समास। सबसे पहले कुछ भी पढ़ाने से पहले हम इस शीर्षक के बारे में जान लेते हैं। समास क्या होता है, कैसे बना है और भाषा में इसका क्या महत्व है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये हम जान लेते हैं। पहले समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त। और संक्षिप्त का अर्थ क्या है? छोटा। जब किसी भी शब्द को भाषा में बहुत सारे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य बनता है और वही वाक्य एक निश्चित भाषा में लिखा जाता है। तो जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो इन शब्दों के मेल से बनने वाला जो नया शब्द है वही समास कहलाता है। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने इसका शाब्दिक अर्थ क्या आता है? संक्षिप्त या छोटा। और यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द समास कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं समास। अब समास जो है उसे जब एक साथ मिलाकर लिख दिया जाता है, मतलब समास मतलब किसी भी शब्द को मिलाकर लिख दिया जाता है और उस शब्द को हम जब समास की भाषा में कहें तो हम उसे कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। और ये जो समस्त पद होता है वह तो होता है एक शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना होता है। जैसे हम लिखते हैं पाठशाला। आप देख रहे हैं कि यह एक ही शब्द है, परंतु यदि हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पाठ और दूसरा शब्द है शाला। हमारे सामने ये जो पहला शब्द है वो क्या है? पाठ और दूसरा है शाला। जब इन दोनों को हम एक साथ मिलाकर लिखते हैं तब हमारे सामने जो पद आता है वही पद कहलाता है समस्त पद। एक साथ लिखा गया पद जो है वो समस्त पद कहलाता है समास की भाषा में। और इसी शब्द को जब अलग अलग करके परसर्ग के साथ लिखा जाता है, परसर्ग अर्थात जैसे का, की, ने, तो जब हम इनके साथ में लिखते हैं तो ये क्या होता है? जैसे पाठशाला है ना, तो पढ़ने के लिए शाला। और इसी तरीके से अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि समास क्या होते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसमें मैं आपको आगे बताऊंगी कि समस्त पद के साथ साथ समास विग्रह क्या होते हैं और ये कैसे किया जाता है, इनके कितने भेद हैं। तो फिर मैं आपको उन भेदों के बारे में बताऊंगी, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगी। लेकिन इससे पहले हम इसका अर्थ और परिभाषा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिए शाब्दिक अर्थ। जैसे मैंने आपको बताया कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा। मतलब कि किसी भी दो शब्दों को मिलाकर छोटे रूप में लिखने की जो क्रिया होती है वह समास कहलाती है, इसलिए इसका अर्थ हो गया संक्षिप्त। अब इतना तो आपको समझ में आ गया।
अब आप इसकी परिभाषा समझिए, जो मैंने आपको अभी भी बताई भी थी। तो इसकी परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द समास कहलाते हैं। देखिए, आपको इसकी परिभाषा रटनी नहीं है। आप अगर किसी भी परिभाषा को रट लेंगे तो वो आप भूल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसकी प्रक्रिया को समझिए, और जब आप उसको समझ लेंगे तो आप परिभाषा तो अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब खुद से आप परिभाषा बनाने में सक्षम हो सकते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द को, ठीक है, बनने वाले नए शब्द को क्या कहते हैं? समास। नए शब्द को समास कहते हैं। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दो शब्द और होते हैं समास के अंतर्गत, और वो क्या है? एक शब्द तो होता है समास विग्रह, एक शब्द होता है समस्त पद। तो समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। समस्त पद क्या होता है कि जब हम इस विधि के द्वारा, मतलब संक्षिप्त विधि के द्वारा जब कोई नया शब्द बनाते हैं, मतलब जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाते हैं, तो वह पद क्या कहलाता है? वह समस्त पद कहलाता है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और जितना मैं आपको ये समझा रही हूँ बोर्ड पर, वो सारा आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, और उसको पढ़ना है, समझना है और याद भी करना है। तो अब आपको परिभाषा समझ में आ गई, शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ समस्त पद और समस्त समास विग्रह के बारे में। तो हम हेडिंग डालेंगे समस्त पद। अब समस्त पद क्या होता है? तो लिखिए, दो शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं वे पद क्या कहलाएंगे? वे पद समस्त पद कहलाते हैं। वे पद समस्त पद कहलाते हैं। देखिए, दो शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं, हमने पढ़ा उन्हें समास कहते हैं, और यही पद, ये जो नए शब्द बनते हैं इन्हें हम कहते हैं पद। तो यही पद समस्त पद कहलाते हैं। मतलब जब शब्दों को एक साथ मिलाकर लिख दिया जाता है तब हम उसे कहते हैं समस्त पद, और उन्हीं शब्दों को, मतलब समस्त
को हम कहते हैं समास विग्रह। तो इतना आपको समझ में आ गया। समास की परिभाषा क्या है, समास का अर्थ क्या है, समस्त पद क्या होते हैं, दो शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं उन्हीं पदों को समस्त पद कहा जाता है। अब हम आते हैं समास विग्रह पर। तो समास विग्रह क्या होता है वो देखिए। समास विग्रह क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग। विग्रह मतलब पृथक होना, अलग होना। ठीक है, तो हमने क्या किया, समास में हमने दो शब्दों को मिलाया और विग्रह में हम क्या करते हैं, उन्हीं दो शब्दों को हम अलग कर देते हैं। तो शब्दों को, समस्त पदों को अलग करके लिखने की विधि क्या कहलाती है, समास विग्रह। तो लिखिए समस्त पदों को अलग अलग करके लिखने की विधि को, लिखने की क्रिया समास विग्रह कहलाती है। तो देखिए आप सब, समास विग्रह समस्त पदों को अलग अलग करके लिखने की क्रिया समास विग्रह कहलाती है। कि जब हम क्या करते हैं, दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है वह समास कहलाता है और उसी समास को हम क्या कहते हैं, समस्त पद। और जब इसी समस्त पद को हम अलग अलग करके कुछ विभक्ति चिन्हों के साथ में लिख देते हैं या उपसर्ग के साथ में लिखते हैं, तब वह बन जाता है समास विग्रह। विग्रह मतलब अलग अलग करना। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ बातें, अब मैं आपको पहले तो एक एग्जांपल से जैसे बताया था मैं बता देती हूँ। जैसे हम लिखते हैं गंगा जल। देखिए जैसे लिखिए, जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं हम गंगा का जल। ठीक है, हमने उदाहरण लिया गंगा का जल। अब देखिए ये जो शब्द है ये क्या है, ये इन दो शब्दों को जोड़ने वाला परसर्ग है। परसर्ग जैसे हम कहते हैं ना कि हम कोई भी शब्द जो होता है उसमें हम परसर्ग जोड़ करके शब्दों को पूरा करते हैं, वाक्यों को पूरा करते हैं। तो जैसे का, के, की, ने, के लिए, से, के द्वारा, ये सारे क्या हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी परसर्ग कहलाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम कारक पढ़ते हैं तो कारक में क्या है, कारक में ये सब क्या है, विभक्ति चिन्ह है। तो यही विभक्ति चिन्ह परसर्ग कहलाते हैं। और जब हम विग्रह करते हैं शब्दों का, उस समय ये परसर्ग या विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हम विग्रह करते समय करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा गंगा का जल, तो ये पूरा शब्द, क्योंकि हमने इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके लिखा है, इसलिए ये तो क्या कहलाएगा, समास विग्रह। और जब हम समस्त पद बनाते हैं उस समय क्या होता है, उस समय परसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब परसर्ग हट जाता है और इन दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं। तो ये जो दो पद हो गए और दोनों पदों को एक साथ लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है,
समास कहलाती है। तो ये जो पद है ये क्या बन गया, ये समस्त पद बन गया। आया आपको समझ में? गंगा का जल, यह है समास विग्रह। गंगा जल मतलब यहाँ हमने परसर्ग का लोप कर दिया और इसी कारण से जब दोनों पद एक साथ मिलाकर लिखे गए तब ये बन गया समस्त पद। समस्त पद। तो आया आपको समझ में यहां तक? अब मैं आशा करती हूं कि आपको इसकी परिभाषा, शाब्दिक अर्थ, समास विग्रह और समस्त पद क्या होते हैं इतना समझ में आ गया होगा और उदाहरण से तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं समास के भेद की तरफ। समास के कितने भेद होते हैं इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। समास के भेद। समास के भेद। वैसे तो आप सभी ने पिछली कक्षाओं में समास के बारे में पढ़ा है, उनके भेद पढ़े हैं, उनके उदाहरण पढ़े हैं, तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ जाएंगे। समास के भेद पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और बातें भी बता देती हूँ इसके संबंध में। समास के संबंध में एक बात तो ये है कि समास बनाने के लिए, मतलब समासिक पद के लिए कम से कम 2 पदों की आवश्यकता होती है। मतलब हमारे पास 2 शब्द होने चाहिए। हम जब उनको मिलाकर एक साथ लिखते हैं तब वो समास बनता है, तब वो समस्त पद बनता है, या समासिक पद भी हम उसे कह सकते हैं। और फिर इसके साथ में दूसरी बात क्या है कि ये जो 2 पद होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा था गंगा जल, है ना, तो हमने यहाँ लिखा था गंगा जल। अब इसमें भी ये 2 पद हैं, पहला है गंगा और दूसरा है जल। अब पहला पद जो है उसे हम समासिक भाषा में क्या कहेंगे, और जो जल है मतलब दूसरा जो पद है उसे हम क्या कहेंगे। तो हम क्या कहते हैं, ये जो प्रथम पद है इसे हम कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद। प्रथम पद को हम कहते हैं पूर्व पद। इसी तरीके से हम दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। दूसरा पद कहलाता है उत्तर पद। तो किसी भी समास में या किसी भी समासिक पद में प्रथम पद पूर्व पद कहलाता है और द्वितीय पद उत्तर पद कहलाता है। उत्तर मतलब बाद में। तो यहाँ पर ये क्योंकि प्रथम पद के बाद में दूसरा आया है इसलिए ये क्या कहलाएगा, उत्तर पद। और वैसे हम इसे पूर्व पद पहला पद और उत्तर पद दूसरा पद भी कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सामासिक भाषा में, व्याकरणिक भाषा में प्रथम पद, समास का जो प्रथम पद है वो पूर्व पद कहलाता है और द्वितीय पद या दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। अब हम इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। और समास होने पर क्या होता है, समास होने पर शब्द संक्षिप्त रूप में बन जाता है। एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब आप समास विग्रह करते हैं तो समास की प्रक्रिया में क्या होता है, बीच की जो विभक्तियां होती है उनका लोप हो जाता है। मतलब जब हम समास करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, आपको बताया मैंने अभी भी गंगा जल, तो ये तो समास है। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ गंगा का जल, गंगा का जल। तो आप देखिए कि जब हमने इसका लोप किया तब हमारे सामने ये एक शब्द आया है गंगा जल। तो कहने का अर्थ ये है कि समास की प्रक्रिया में या फिर समास करते समय, समासिक शब्द या पद बनाते समय जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब आते हैं समास के भेद पर। तो सभी जानते ही हैं समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। समास के 6 भेद होते हैं।
ये भेद कौन कौन से होते हैं और क्या प्रमुख बातें होती है उनमें, क्या विशेष होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो पहला भेद आता है अव्ययीभाव समास। पहला भेद है अव्ययीभाव समास। फिर दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। और मेरे ख्याल से ये सारे भेद आपने पढ़े हुए हैं तो आपको याद भी होंगे बहुत अच्छी तरह से, तो आसानी से आपको समझ में भी आएगा। फिर आता है द्वंद्व समास। तीसरा भेद है द्वंद्व समास। उसके बाद में जो चौथा भेद है वो है द्विगु समास। द्विगु समास। और फिर पांचवा भेद जो है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और छठा भेद इसका जो आता है वो आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। इस प्रकार ये 6 भेद हो गए हैं। अव्ययीभाव समास पहला, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और फिर अंत में बहुव्रीहि समास। इस प्रकार इसके 6 भेद होते हैं। हम आज अव्ययीभाव समास के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपने ठीक से देख लिए होंगे, पढ़ा हुआ भी है आपने, तो आपके ध्यान में होगा। अब देखिए अव्ययीभाव समास, ये आप देख लीजिए। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। पहला हम पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? अव्ययीभाव समास जो है उसमें जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, वो सब मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर देखिए अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय क्या शब्द होते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, ये सब आपको नॉलेज में है, और नहीं है तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी क्रिया, काल, वचन, लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, बल्कि ये वाक्य में यथास्थान बने रहते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से इनमें न तो क्रिया के आधार पर, न काल के आधार पर, न ही वचन के आधार पर और न ही लिंग के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन होता है। ये वैसे के वैसे बने रहते हैं, वे होते हैं अव्यय। तो अब अव्ययीभाव समास क्या होता है कि जिस समास में, देखिए, जिस समास में पूर्व पद को आप प्रथम पद भी कह सकते हैं या प्रथम पद भी लिख सकते हैं, पूर्व पद अव्यय होता है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद को आप प्रथम पद भी कह सकते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और इसमें एक बात ध्यान रखने की ये भी है कि अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद प्रधान
है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और ये जो प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के कारण ही समस्त पद जो है वो अव्यय बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। क्या परिभाषा है? देखिए, नाम के साथ में ही जुड़ी हुई है। आपको याद रखना है तो आप कैसे याद रखेंगे? क्योंकि ये अव्यय भाव है। अव्यय क्या होते हैं? वो होते हैं जो क्रिया काल लिंग वचन के अनुसार कभी परिवर्तित नहीं होते, अपना रूप नहीं बदलते हैं, तो उन्हें अव्यय कहते हैं। और अव्यय भाव समास क्या है? मतलब अव्यय शब्दों से बने हुए सामासिक पद क्या कहलाते हैं? अव्यय भाव समास कहलाते हैं। ठीक है, तो जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसके कारण से संपूर्ण पद अव्यय हो जाता है। और इसमें दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है। तो ये तो है इसकी परिभाषा। और अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। परिभाषा आपने नोट कर ली होगी और ये साथ ही साथ हम नोट करते जाएं तो अच्छा है। आप चाहें तो बाद में भी लिख सकते हैं, अभी समझ सकते हैं। तो अब इसके उदाहरण देखिए। सारे उदाहरण इसके अव्यय से जुड़े हुए हैं। और अव्यय में जैसे मैंने आपको बताया कि इसका पहला पद प्रधान होता है। तो जैसे मैं लिखती हूँ उदाहरण, जैसे जन्म, समस्त पद है ये। क्या पद है? आजन्म। आपको करना है इसका विग्रह। तो आप इसका विग्रह करेंगे जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, कहते हैं ना आजन्म, मतलब जन्म से लेकर, जब जन्म हुआ तब से। इसी तरीके से हम लिखते हैं जैसे हमने लिखा आजन्म, उसी प्रकार से है आमरण। तो इसमें आमरण का जब हम विग्रह करते हैं तो क्या होगा? आगम तो होता है तब। देखिए, इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये जो शब्द है इसमें देखिए पूर्व पद क्या है? आ, दोनों में, और इसमें जन्म और ये मरण, ये दोनों क्या है? उत्तर पद है। तो एक बात ये भी है कि ये जो अव्यय शब्द है इसमें आ है और इसमें भी आ है। अव्यय भाव समास जो है उपसर्गों से भी बने होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्गों से बने होते हैं। आपको पता है कि आ शब्द उपसर्ग है ना? आजन्म, जन्म से लेकर आमरण, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा? मरण तक अथवा मृत्यु तक। आमरण, मरण तक अथवा मृत्यु तक। इसी तरीके से हम लिखते हैं प्रतिवर्ष। देखिए, प्रतिवर्ष भी क्या है? प्रतिवर्ष भी एक अव्यय शब्द है। ठीक है, प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष तो क्या हो जाएगा? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। प्रत्येक वर्ष या फिर हर वर्ष। प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो पद है। देखिए, प्रति शब्द पूर्व है और ये प्रधान है क्योंकि ये अव्यय है। और वर्ष, प्रत्येक वर्ष। ये आया आपको समझ में? एक दो उदाहरण और हम देख लेते हैं। इसी तरीके से जैसे यथा नियम, तो यथा नियम का जब हम विग्रह करते हैं तब ये क्या बनेगा? ये बनेगा नियम के अनुसार। नियम के अनुसार, यथा
नियम, नियम के अनुसार। इसी प्रकार यथाशक्ति, तो इसका हो जाएगा शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। और इसी तरह जैसे हम लिख देते हैं हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो हो जाएगा हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। ये इसके कुछ उदाहरण हैं और सबके पास व्याकरण की बुक होगी, तो अधिक से अधिक अव्ययभाव के अधिक से अधिक उदाहरण आप देखिए और उनको खुद से ही हल करने की कोशिश कीजिए, खुद से उनके समस्त पद लिखिए, खुद से उनका विग्रह कीजिए। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको और आसानी होगी इसे समझने में। तो ये हो गया है अव्ययभाव समास। तो जितने अधिक आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप उदाहरण लिखेंगे, आप देखिए जहाँ कहीं भी आप अगर बुक भी पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा उनको याद रखने का या अभ्यास करने का तरीका क्या है कि आप अगर बुक भी पढ़ रहे हैं, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जो सामासिक पद होते हैं। और आप ये कोशिश कीजिए बार बार कि जब भी आपके सामने ऐसे शब्द आते हैं, आप बार बार उनका खुद से विग्रह करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं पर ऐसे शब्द दिए हुए हैं जो दो पदों से बने, बीच में उनके कोई विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, आप उनको एक साथ मिलाकर सामासिक पद बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप जितना खुद से करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे और फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। जब भी आपको कुछ पूछा जाएगा इनके बारे में और तुरंत आपका जवाब आएगा। तो इस तरीके से आज हमने अव्ययभाव समास पढ़ा और बाकी हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो पहला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए अब आपको क्या करना है कि कम से कम 15 उदाहरण जितना मैंने करवाया है उतना करने के बाद में अव्ययभाव समास के कम से कम इन्हीं के आगे आपको 15 उदाहरण और लिखने हैं। मीन्स आपको अव्ययभाव के समस्त पद लिखने हैं उदाहरण में और उनका विग्रह करना है। ये आज का आपका गृह कार्य है और आप इसे जल्दी से जल्दी आज की आज ही पूरा कर लीजिएगा। जिस दिन आपको जो गृह कार्य दिया जाता है आप अपने नोटबुक में उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं हो, क्योंकि अब आपकी नियमित रूप से इसी प्रकार कक्षाएं चलेंगी। तो आज यहीं पर ये कक्षा हम समाप्त करते हैं और इससे आगे हम कल कंटिन्यू पढ़ेंगे, इसके आगे के भेद जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गृह कार्य आप जरूर कर लें। 15 भेद आपको अव्ययभाव समास के 15 उदाहरण आपको लिखकर रखने हैं और उनको बहुत अच्छे से समझना है। जितना आपको पढ़ाया गया है एक बार आप उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। तो आज का दिन आपको शुभ हो। धन्यवाद।